अच्छा जी, आज मैं और आप जरा स्टडी टेक्स्ट देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कौन कौन सा एरिया कर लिया है। ये स्क्रीन आ गई है सर। अच्छा जी। हमने पहला चैप्टर नेचर एंड स्कोप, डिमांड सप्लाई, इक्विलिब्रियम और इलास्टिसिटी, ये वाला कर लिया है सर। ठीक है, नीचे आए तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम भी कर लिया है, नेशनल इनकम कर लिया है सॉरी। और उसके साथ हमने एक नीचे पब्लिक फाइनेंस वाला एरिया कर लिया, ऐसा ही है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा हो गया है, पांचवा हो गया है और नवा हो गया है। अब हमारा एक चौथा चैप्टर बचा है, छठा बचा है, सातवां बचा है और आठवां। अच्छा, अब पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक समेट देंगे। पहले हम अपना छठा चैप्टर आज देखने जा रहे हैं, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, आज हम नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन को पढ़ने जा रहे हैं सर। चलें जी, अपने रजिस्टर पे हेडिंग डाल दें, नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। डॉक्यूमेंट खोल लूं जरा। तो इसको मैं शुरू से ही पढ़ा देता हूँ। चलो भाई, ये आ गया, स्क्रीन आ गई है, जरा देखो सामने वर्ड का एक डॉक्यूमेंट खोला है। सर, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम या डिटर्मिनेशन। सर, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम या नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। सर, ये जो जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, ये मेक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ कंसर्न है सर। मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ कंसर्न है सर। जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिनेशन पढ़ी, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन किया, ठीक है, थ्रू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, पढ़ा था ना यार। इक्विलिब्रियम पढ़ के आ रहे हो ना? पढ़ के आ रहे हैं ना? यस सर, बिल्कुल पढ़ के आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम आपने हमें बताया था कि मार्केट अपना इक्विलिब्रियम रिस्टोर करती है। भाई साहब, कैसे करती है? सर, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बेसिस पे। ऐसे ही है ना? गलत तो नहीं कह रहे? सर, एक मार्केट डिमांड
दूसरा मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बेसिस पे हमारा, बोलिए सर, हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड होता था सर। ठीक इसी तरीके से अब यहाँ कॉन्सेप्ट आएगा मेरे मोहतरम दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। एंड वी आर नाउ ट्राई टू मेक इट आइडेंटिफाई नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, याद है ना तुम लोगों को? सर अभी पढ़ के आ रहे हैं, बस अभी बस थोड़े ही दिन हुए, हमने डिमांड सप्लाई का इक्विलिब्रियम पढ़ा कि मार्केट अपना इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर करती है। डिमांड सप्लाई जैसे इक्वेट करें वहां मार्केट में अपना इक्विलिब्रियम हो जाता है। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़ेंगे सर, यहाँ हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू अपना इक्विलिब्रियम आइडेंटिफाई करेंगे सर। और देखेंगे कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कैसे बनता है, इकोनॉमी अपना इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर करती है, और किस तरीके से लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट को डिटरमाइन करती है। ठीक है जी। अब यहाँ डिटर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ठीक है सर। चलिए शुरू करते हैं। सर जब हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की बात करें और नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने की बात करें, तो दो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स जो है या दो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है, एक दो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, एक एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। सर जब मैं एग्रीगेट डिमांड की बात करूं तो हम पीछे याद करिए, याद करिए मेरे बच्चों, बिल्कुल सही कह रहे हैं शुमाइल मुबीन, याद करिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं और आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं, हम पीछे इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ के आ रहे हैं, हम मार्केट डिमांड का कॉन्सेप्ट भी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, और आज हम एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है सर? एग्रीगेट डिमांड को लिखेंगे द सम ऑफ all market demand in term of total amount of goods and services. Sir, the sum of all market demand in term of total amount of goods and services. Sir, at a general price level, at a general price level during one फाइनेंशियल ईयर। सर तो एक फाइनेंशियल ईयर में, एक फिस्कल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर कर लो या फिस्कल ईयर कर लो, फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, फिस्कल ईयर कर लेते हैं ताकि वो इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी होती है। तो सर एग्रीगेट डिमांड क्या है? जितनी भी सम है, मार्केट डिमांड का जो सम है, द सम ऑफ
ऑल मार्केट डिमांड। अच्छा, मार्केट डिमांड किसे कहते हैं सर? किसी एक कमोडिटी की जो कलेक्टिव डिमांड होती है, जैसे सारे पाकिस्तानी मिलकर एक महीने या एक साल या एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या है मेरे बच्चों? ये इलेक्ट्रिसिटी की मार्केट डिमांड है, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां सर क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ ऑल मार्केट डिमांड इन टर्म ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एट अ जनरल प्राइस लेवल ड्यूरिंग वन फिस्कल ईयर, ठीक है। तो तमाम मार्केट डिमांड का सम, कलेक्टिव डिमांड तमाम गुड्स एंड सर्विसेज की जनरल प्राइस लेवल पे जो इकोनॉमी कर रही है, मैं और आप उसे क्या कहते हैं सर? एक फाइनेंशियल ईयर में हम उसे क्या कहते हैं? बोलो भाई, हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। हम उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात सर, इकोनॉमिक मॉडल को कंप्लीट करने वाले कितने एजेंट हैं सर? भाई आप हमें पढ़ा के आ रहे हो सर, हम चार एजेंट हैं, चार। हम चार एजेंट हैं। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, अच्छा हाउस होल्ड कैसे परसू करेगा सर? हाउस होल्ड अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए, ये जो सारी फैमिलीज है, ये सारी फैमिलीज डिमांड को एक्वायर और इंगेज करने के लिए क्या करेंगे? पर्सनल पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, जिसे आप डोनेट करते हैं कैपिटल सी से। भाई हम सारे घराने, सारी फैमिलीज मिलकर एक साल में जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, आयशा क्या क्या खरीदते हैं, शुमाइल क्या खरीदते हैं, सुमित सर? हम पेट्रोल भी खरीदते हैं एज एन हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी भी खरीदते हैं, इंटरनेट का डाटा भी परचेज करते हैं, टीवी केबल भी हमारे घरों में है, हमारे घर में कई तरह की ग्रोसरीज आती हैं, यूटिलिटी के बिल्स हम एक्वायर करते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट की जो सर्विसेज हैं वो एक्वायर करते हैं, डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की सर्विसेज एक्वायर करते हैं, डॉक्टर की मेडिकल सर्विसेज एक्वायर करते हैं। तो सर हम सारे हाउस होल्ड मिलकर 12 महीने में जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं इन टर्म ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। उसके बाद अगला कौन है? फर्म्स है। फर्म्स याद है ना? फर्म, भाई फर्म कैसे करेंगी सर? फर्म करती है ग्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हाँ सर, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग आर्ट सेल, इदारे जितने इदारे हैं, टोयोटा है, यूनिलीवर है, रेकेटन मैनकाइजर है, भी इसी तरह चैरिटेबल इदारे भी तो इन्वेस्टमेंट करते हैं। भाई अब सैलानी की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है, ठीक है, प्रॉफिट कंसर्न नहीं है, नॉन प्रॉफिट है, जेडीसी इतना कुछ बना रहा है, नॉन प्रॉफिट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो रहा है, लेकिन कैपिटल गुड्स तो फॉर्मेट हो रहे हैं। गवर्नमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट कर रही है? ब्रिजेस में, डैम्स में, अंडरपासेस में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, डिफेंस के एरिया में, डिफेंस से मतलब जो नेशनल डिफेंस है उसके ऊपर। तो सर ये ग्रॉस पब्लिक, जिसमें गवर्नमेंट भी आ गई, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जिससे फर्म्स और हाउस होल्ड भी आ गए, इसे कहते हैं ग्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसे IG से डोनेट करते हैं। फिर भाई तीसरा इकोनॉमिक एजेंट कौन है? बोलो भाई बोलो। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सर गवर्नमेंट भी खर्चे करती? जी जनाब, गवर्नमेंट भी खर्चे करती है, और कोई एक आधा नहीं करती, लाखों करोड़ों अरबों रुपए के खर्चे करती है भाई साहब। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सर क्या खर्चे करती? अरे पब्लिक और मेरिट गुड्स प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक और मेरिट गुड्स प्रोवाइड कर रही है। सर पब्लिक और मेरिट गुड्स से मतलब गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, यार सैकड़ों इस तरह के हैं काम जो गवर्नमेंट बेचारी कर रही है।
सही है, हमारे मुल्क में इतना अच्छा नहीं है निजाम, लेकिन बहरहाल फिर भी कर तो रही है ना यार। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, है ना, हेल्थ केयर पे पैसा लगा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगा रही है, चाहिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशरी का निजाम है, पुलिस है ना, और दूसरे इदारे हैं जो सारे अपना काम अच्छा सही बुरा सही भाई यार कर तो रहे ना यार, थोड़ा बहुत ही सही। तो सर, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद बचा फॉरेन सेक्टर, है ना। फॉरेन सेक्टर क्या कर रहा है मेरे बच्चों? सर फॉरेन सेक्टर या तो कर रहा है इंपोर्ट्स, जिसे हम एम से डोनेट करते हैं, या कर रहा है क्या मेरे बच्चों, एक्सपोर्ट्स, शाबाश, जिसे हम एक्स से डोनेट करते हैं। ये सारे वेरिएबल आ गए, सी प्लस आई जी प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर मैं इन सबको लिखूं तो ये मेरी एग्रीगेट डिमांड जो कि बराबर है जीडीपी के। याद है ना, जीडीपी पढ़ा के आ रहा हूं, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज a nation can produce and consume in one financial year is called as जीडीपी। तो जीडीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, सी प्लस आई जी प्लस कैपिटल जी प्लस एक्स माइनस एम। सुन रहे हो, एक्स माइनस एम, यह हमारे जीडीपी का फॉर्मूला है सर। जीडीपी का फॉर्मूला, जीडीपी मालूम करेंगे इससे, सी प्लस आई जी प्लस एक्स माइनस एम। दिस वुड ऑल्सो बी कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड बोलो, जीडीपी बोलो, बात एक ही है। कोई मुश्किल, चलूं आगे? अच्छा जी, अब मैं एग्रीगेट डिमांड को ड्रॉ करने जा रहा हूं। सर, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का कॉम्पोजिशनल इम्पैक्ट है सर। पहले हम एग्रीगेट डिमांड पढ़ लें, फिर सप्लाई पे चलते हैं, चलो आसान कर लेते हैं। सर ये हमारी एग्रीगेट डिमांड, दैट इज ए डी नॉट। अब वो नॉट यूं लगा रहा हूँ कि चेंजेस भी दिखाने होते हैं ना इसमें। फिलहाल हम चेंजेस पे इतनी बात नहीं करेंगे, फिलहाल हम अभी एक जनरल बिहेवियर पे ही बात करेंगे। सर जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड क्या रिलेशनशिप दिखाता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड शोज, एग्रीगेट डिमांड shows an inverse relationship between the general price level, ठीक है, and the level of output and employment. It shows an inverse relationship between the level of output, employment and income, नेशनल इनकम। आइए जरा देखें कैसे।
ये लाइन ड्रॉ कैसे हुई है जरा समझना आप। लेवल एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं रियल आउटपुट, रियल आउटपुट। वाई हैं वाई एक्सिस पर मेजर कर रहे हैं सर जनरल प्राइस लेवल। ठीक है जी, जनरल प्राइस लेवल, एवरेज प्राइस। एक कमोडिटी की प्राइस नहीं, याद है वो बास्केट ऑफ कमोडिटी की प्राइस निकालना सिखाई थी कि एक बास्केट की कमोडिटी प्राइस कैसे निकलती है, याद है ना? एवरेज प्राइस बता चुका हूं। रियल आउटपुट भी बोलते हैं इसे और नेशनल इनकम भी बोलते हैं सर। तो हम नेशनल इनकम या आउटपुट मालूम करने जा रहे हैं सर। कैसे पता चलेगा, आइए देखिए। आइए मेरे मोहतरम दोस्तों देखें। सर ये था एक्वायर्ड इम्पैक्ट। सर ये प्राइस लेवल है जर्नल प्राइस लेवल। और जर्नल प्राइस लेवल के साथ रिलेशन किसका है? आउटपुट का। सर कैसा रिलेशन है बताइए? द ग्रेटर विल बी द जर्नल प्राइस लेवल, द लोअर विल बी द एग्रीगेट डिमांड। सर जैसे जैसे जर्नल प्राइस लेवल कम होगा, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या होती चली जाएगी मेरे मोहतरम दोस्तों? सर जर्नल प्राइस लेवल जैसे जैसे कम होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड इनवर्स रिलेशन, जैसे मार्केट डिमांड का इनवर्स रिलेशन प्राइस का था, एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन किससे है मेरे मोहतरम दोस्तों, बोलो? जर्नल प्राइस लेवल से इसका रिलेशन है क्या? इनवर्स रिलेशनशिप है। अग्रीड? तो सर जर्नल प्राइस लेवल के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। सर प्राइस पहले पी नॉट थी, पहले प्राइस पी नॉट थी, क्वांटिटी उस वक्त क्या थी बताइए? पी नॉट प्राइस पे क्वांटिटी क्यू नॉट थी ना? पी नॉट प्राइस पे क्वांटिटी क्यू नॉट थी सर, क्वांटिटी क्यू नॉट थी। प्राइस क्या हो गई? जैसे ही प्राइस कम हो गई सर, प्राइस कम हुई, पी नॉट से कम होके प्राइस आ गई पी वन। जैसे ही प्राइस पी नॉट से कम हुई और पी वन पर आई, प्राइस के कम होने से क्या हुआ सर? सर डेफिनेटली इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड नाउ सपोज टू इंक्रीज फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू वन। अग्री? तो एग्रीगेट डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है किसके दरमियान? बोलिए जी, किसके दरमियान? सर जर्नल प्राइस लेवल एंड द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो एग्रीगेट डिमांड कर्व पे मूवमेंट हो रही है, जो डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, दिस मूवमेंट इज ड्यू टू, बोलो भाई बोलो, ये मूवमेंट किस वजह से है?
ये मूवमेंट किस वजह से है? दिस मूवमेंट इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ऐसा ही है ना? ये मूवमेंट किसकी वजह से है? change in price. So, sir, the movement along the aggregate demand curve is due to change in price. The higher the price, the lower will be the aggregate demand. The lower the price, the greater will be the greater will be the, बोलो भाई, real output और aggregate demand. समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो बेटा, बोले मोहतरम दोस्तों, समझ में आ रही है? अस्मा बेटा, बशर बेटा, हरमैन, साद अली, सानिया, सुमित, युसरा बेटा, रानिया, जावेद, सुमित, अब्दुल्ला, चलूं मेरे लाल, आगे बढ़ूं? अच्छा, अब एक है एग्रीगेट डिमांड में मूवमेंट, और एक है एग्रीगेट डिमांड में शिफ्टिंग। अब जो एग्रीगेट डिमांड में शिफ्टिंग है, एग्रीगेट डिमांड में जो शिफ्टिंग है, इधर इन अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये जो आप शिफ्टिंग देख रहे हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर, हाउ दिस शिफ्टिंग could occur and what would be the reason behind that may shift that shift aggregate demand either to the right, बोलो भाई, either to the right or to the left. अब सर ये एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो सकती है राइट पर भी मेरे भाई, और लेफ्ट पर भी शिफ्ट हो सकती है। अच्छा, अब अगर ये राइट पे शिफ्ट होती है, यानी कि राइट पे शिफ्ट होने से मुराद ये है कि ये एडी नॉट से शिफ्ट कर जाए एडी 1 पर, एडी 2 कह दो इसको, या ये शिफ्ट कर जाए एडी 1 पर, वॉट, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्ट कर सकती है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी शिफ्टिंग हो सकती है ना भाई मेरे बच्चों? ये शिफ्टिंग किस वजह से होगी? सर मूवमेंट तो समझ में आ गया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब हम मूव करेंगे, दिस बिकॉज ऑफ द चेंज इन जर्नल प्राइस लेवल। लेकिन जनाबे वाला, व्हाट वुड बी द रीजन दैट शिफ्ट द, बोलो भाई, दैट शिफ्ट्स एग्रीगेट डिमांड ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट? अरे वाह भाई वाह, शुमाइल, छा गए हो मेरे लाल तुम, छा गया हो मेरा बेटा, शाबाश। सर यहाँ मैं एक चीज लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जनाब, मूवमेंट along the aggregate demand curve, aggregate demand curve is due to change in general price level. So movement along the demand curve occurs. Movement along the demand curve occurs is due to change in the general price level. लेकिन लेकिन जब मैं शिफ्टिंग की बात करूं, जब मैं shifting in aggregate demand curve is due to change in non price factors, सुन रहे हो?
is due to change in non-price factors. अब सर नॉन प्राइस फैक्टर क्या है सर? नॉन प्राइस फैक्टर्स क्या है? आइए उस पर बात करें। एक एक करके लिखता जा रहा हूं मैं, कौन कौन से नॉन प्राइस फैक्टर है। पहले change in the level, change in the level of, change in the level and pattern of नेशनल इनकम। सर जब मुल्क की नेशनल इनकम में चेंज आ जाए, चेंज इन द लेवल एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ नेशनल इनकम। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न से मुराद क्या है सर? इसे कहते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ना हो, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना हो सोसाइटी के अंदर। जो हमारा नेशनल इनकम का जो लेवल है, एक तो वो चेंज हो या बेहतर हो या बुरा हो, वो एक अलग डिबेट है, डायरेक्शन दोनों हो सकती है। और उसका पैटर्न भी चेंज हो, पैटर्न भी इम्प्रोवाइज हो। अब इम्प्रोवाइज भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जैसे इस वक्त जो हालात हमारे ऊपर है, जो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे ऊपर है, हमारा नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न ना वर्स्ट हो गया। वर्स्ट हो गया, क्यों हो गया वर्स्ट? बिकॉज स्टेट मैकेनिज्म ऑपरेशनल नहीं है अप्रोप्रिएटेबली। टैक्सेस की कलेक्शन नहीं हो पा रही, गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, लोगों की सेविंग एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। अच्छा, जब आप इनडायरेक्ट टैक्स बिजली पे, गैस पर, पेट्रोल पे लगाते हैं, पर खाने पीने की चीजों पे, दवाइयों पे लगाते हैं ताकि भाई टैक्स जमा और मुल्क चल सके, तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्रिएट करता है। आप टैक्सेस को पढ़ के आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो प्रोग्रेसिव, वो प्रोपोर्शनल नेचर के होते हैं। अमीर या गरीब सबको बराबर बराबर पे करना पड़ता है। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के मैकेनिज्म को इंटीमेट करते हैं। तो इस वक्त सोसाइटी में, हमारी अपनी सोसाइटी की बात करें, तो नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और स्टेट पॉलिसीज। समझ रहे हो मेरी बात? आगे बढ़े। अगला क्या रीजन है? अगला रीजन है चेंज इन द रेट ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस एंड सब्सिडीज। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। ठीक है, टैक्सेस और सब्सिडीज के रेट में चेंज आ जाए। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन या चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। change in government expenditure, change in export promotion, change in export promotion and import substitution policies। अब गवर्नमेंट मुल्क पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, डेफिनेटली कोई मुल्क भी ये नहीं चाहता हमारी एक्सपोर्ट कम हो, ठीक है, और इंपोर्ट्स को कम करने के लिए कोई पॉलिसी डिजाइन करे जिससे इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वॉल्यूम्स में चेंज आने लगे। ठीक है ना, जैसे हमारे मुल्क में ईपीजी बना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बने, है ना, और इस तरह की दूसरी चीजें। तो जब ये वाले काम होंगे, ये फैक्टर जो आपके सामने कुछ लिखे, ये होगा, तो इट विल शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। बोलो अग्रीड मेरे दोस्तों, समझ में आ रही है? अच्छा, अब चेंज इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अगर नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न और नेशनल इनकम बढ़ेगी तो इट विल शिफ्ट टू द राइट, कम होगी इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। रेट ऑफ टैक्सेस, सर टैक्सेस बढ़ेंगे, सब्सिडी कम होगी, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट।
और टैक्सेस अगर गवर्नमेंट ने कम कर दिए, है ना, सब्सिडी बढ़ा दी, तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। कंजम्पशन के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगा टू द राइट, है ना। इसी तरह एक इंटरेस्ट रेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंटरेस्ट रेट भी लिख दे रहा हूं यार, वो चेंज चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सुन रहे भाई, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, अभी बढ़ जाए या कम हो जाए। जैसे अभी देखो ना 20% है साला इंटरेस्ट रेट। ये 20% इंटरेस्ट आप चार्ज करोगे भाई साहब, तो आपके मुल्क में कौन लोन लेके बिजनेस करेगा? और इन हालात में कोई बेवकूफी होगा जो अपना पैसा लगाएगा। माशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ रहे हो सारे। एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वेशन बनती है ना, बिजनेस शुरू होता है तो। अब लोन लेने वाले हालात तो छोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप 1 लाख का लोन लोगे तो 20,000 तो खाली इंटरेस्ट भरना है आपको। ओ भाई साहब, इतना ज्यादा आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो लोन तो लेंगे ही नहीं लोग। और इतनी अनसर्टेन इकोनॉमी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे लोग, तो इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। इन्वेस्टमेंट के रुकने से एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इफेक्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ नेशनल इनकम। बोलो भाई, यहाँ तक कोई बात, कोई मसला, कोई परेशानी में आगे बढ़ू? सर ये बात हो गई एग्रीगेट डिमांड की। नाउ वी प्रोसीड, नाउ वी प्रोसीड एग्रीगेट सप्लाई। फर्स्ट पॉइंट क्या हरमैन? देखिए बेटा, अगर मुल्क में नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर हो जाए, टैक्स का मैकेनिज्म अच्छा हो, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही हो, मुल्क का आउटपुट बढ़ रहा हो, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्रिएट हो रहा हो, और खुद बताओ जब नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों की एवरेज इनकम बढ़ेगी, तो लोग कंजम्पशन को बढ़ाएंगे कम करेंगे? डेफिनेटली लोग पहले से ज्यादा खर्च करेंगे। जब लोग पहले से ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर ये हो गई तय बात कि भाई पहले से ज्यादा खर्चों की वजह से मुल्क में एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और खुदा न ख्वास्ता जैसे अभी हालात जो हो गए हैं, बेतहाशा महंगाई हो गई है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, टैक्सेस की भरमार है, लोगों की इनकम एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, बताओ हमारी डिमांड बढ़ रही है कम हो रही है बहन? बोले बाजी हमारी एग्रीगेट डिमांड, हाँ तो ये है ना, ये पढ़ना है ना कि भाई हमारी कुव्वत सकत ही नहीं बची, कुव्वत खरीद ही नहीं बची। परचेसिंग पावर इतनी बुरी तरह इफेक्ट हो गई है, वी आर अनएबल टू मेक इट कंपनसेट आवर इकोनॉमिक नीड्स। हमारी सेविंग भी एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, कंजम्पशन भी एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, तो बड़े मसाइल है ना ये तो। एग्रीगेट सप्लाई, सर एग्रीगेट सप्लाई क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे अभी गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा दे, नए डैम्स बना दे, नए प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा दे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगा दे, हेल्थ केयर पे लगा दे, साइंस टेक्नोलॉजी पे पैसा लगाए गवर्नमेंट, तो क्या ख्याल है, जब गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी, ज्यादा खर्च करेगी, तो लोगों को जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स मिलेंगी तो लोगों की इनकम जनरेट होगी, और ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज करेगी। लेकिन आज जैसे अभी हालात में गवर्नमेंट ने सारे प्रोजेक्ट रोक दिए, कोई नया काम नहीं कर रही, हालांकि इलेक्शन करीब है। इलेक्शन करीब है, अभी देखने से जाए तो सारी सूबाई हुकूमतें जो है, केयर टेकर गवर्नमेंट आए अभी, उससे पहले जब शहबाज शरीफ लोग जा रहे थे, खूब धड़ाधड़ प्रोजेक्ट शुरू करते भाई। पैसे ही नहीं थे मुल्क में, वो जाते जाते एक काम किया, वो लैपटॉप बांट दिया ताकि यूथ में थोड़ी इज्जत इनकी बचे। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी तो इनको नहीं अब, मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी शायद ही इनको अब दोबारा लाने के बारे में सोचे भी। वो पैसे ही नहीं थे, वरना तो ये क्या करते थे, इनकी पुराना तरीका वारदात क्या था, जब हुकूमत खत्म हो रही होती थी, हर हुकूमत क्या करती है, फंड खाली कर देती है, अपने रिश्तेदारों को दोस्तों को बांट बूट के खत्म कर देती है। पैसा आने वाले वो हुकूमत के लिए फिर मसला होता है। चलूं आगे? चलें जी, लिखें एग्रीगेट सप्लाई क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड services an economy is willing and able
to supply at a general price level during one fiscal year is called aggregate supply. So aggregate supply क्या है मेरे बच्चों? एग्रीगेट सप्लाई क्या है? वो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो इकोनॉमी विलिंग और एबल टू सप्लाई हो, जो इकोनॉमी विलिंग एंड एबल टू सप्लाई हो। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? भाई समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, अब जब मैं इसको इसको डिजाइन करूं, एग्रीगेट सप्लाई की बात करूं, तो जैसे एग्रीगेट डिमांड कैसा रिलेशनशिप दिखाता था? इनवर्स रिलेशनशिप। ये कैसा रिलेशनशिप दिखाएगा? एग्रीगेट सप्लाई शोज a direct relationship between aggregate supply shows a direct relationship between the journal price level and the level of output, employment and income। ठीक हो गया, तो उसका रिलेशन इनवर्स था, ये रिलेशन डायरेक्ट है। द ग्रेटर द प्राइस लेवल, द हायर विल बी द एग्रीगेट सप्लाई। डायग्राम देखेंगे, डायग्राम देखें, इसका डायग्रामेटिक एक्सपोजर कैसे आएगा? ठीक है जी। सर ये है पी नॉट क्वांटिटी मेरा बेटा क्यू नॉट। फिर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। अच्छा सर, एक्स एक्सिस पे क्या रख रहा है मेरा बेटा? एक्स एक्सिस पे रख रहा है वही आउटपुट, और वाई एक्सिस पर रख रहे क्या? बोलो भाई, प्राइस लेवल। और ये हमारा क्या है? ये जो इस वक्त आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मोहतरम दोस्तों हमारा शॉर्ट रन का एग्रीगेट सप्लाई है। सर ये शॉर्ट रन क्या है? डेफिनेटली सप्लाई टाइम से जुड़ी है, SRAS, that is short run aggregate supply, which shows the direct relationship between
द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। तो सर ये डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा रहा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके दरमियान मेरा बेटा, किसके दरमियान मेरे दोस्तों, सर जर्नल प्राइस लेवल और आउटपुट के दरमियान या एम्प्लॉयमेंट के दरमियान। द ग्रेटर द प्राइस द ग्रेटर विल बी द सप्लाई एंड एज मच आउटपुट इज देयर। जितना ज्यादा, क्या रख रहे हैं, जर्नल प्राइस लेवल। एक्स एक्सिस पे रख रहे हैं सर रियल आउटपुट, रियल आउटपुट या नेशनल इनकम बोलो, एम्प्लॉयमेंट लेवल बोलो, कुछ भी बोलो भाई। ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही है, इट इज ड्यू टू चेंज इन द प्राइस, है ना, जनरल प्राइस लेवल के चेंजेस की वजह से हो रही है। ड्रॉ करो इसको जल्दी से। चले भाई आगे बढ़ूं। अच्छा जी, अब सर ये तो हो गया, ये तो हो गई सर मूवमेंट। अब सर शिफ्टिंग है सर, शिफ्टिंग इधर टू द राइट है और टू द लेफ्ट है सर। या तो शिफ्टिंग टू द राइट हो रही है या शिफ्टिंग टू द लेफ्ट हो रही है। या तो ये SRAS 1 पे जा रहा है, या यही SRAS शिफ्ट होके नीचे आ रहा भाई साहब। बोलो भाई साहब। अब ये जो शिफ्टिंग हो रही है इधर टू द राइट और टू द लेफ्ट, ये क्या शो कर रहा है, ये प्राइस की वजह से, नॉन प्राइस की वजह से। सर प्राइस तो चेंज नहीं हो रही यहाँ पर, सेम प्राइस पे या तो सप्लाई बढ़ रही है या कम हो रही है। इसके पीछे रीजन है वही, जैसे पहले हमारे दोस्त ने कहा था, नॉन प्राइस फैक्टर का। बिल्कुल नॉन प्राइस फैक्टर को देख लेते हैं सर, नॉन प्राइस फैक्टर को देख लेते हैं। मैं यही ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली अब वो चेंज हो जाएंगे सारे, ये ना लिख देना भाई। Sir, movement along aggregate supply is due to change in the general price level, but shifting in aggregate supply is due to change in non-price factor। तो movement तो price की वजह से है, ठीक है, लेकिन shifting,
नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। लेकिन अब ये नहीं है, वो चेंज होंगे। चेंज इन चेंज इन मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बेहतर भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन efficiency of change in the efficiency of workforce, change in the efficiency of workforce। ठीक है, वर्कफोर्स की एफिशिएंसी में चेंज आ जाए। चेंज इन द एफिशिएंसी ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड, यानी कि जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट यूज होते हैं प्रोडक्शन में, चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अच्छा जी, और क्या है? change in the quantity, change in the quantity and quality of capital goods, change in the quantity and quality of capital goods। फिर इसी तरीके से change in the rate of indirect taxes and subsidies। ठीक है, ये वो फैक्टर्स हैं जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, जो जनरल प्राइस लेवल के अदर देन फैक्टर्स हैं, जो कि क्या करेंगे सर, इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को या तो बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है, इट विल शिफ्ट ईदर टू द राइट और टू द लेफ्ट। बताएं मेरे बच्चों, यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? पैसे की सप्लाई की बढ़ा दी, डिमांड को बढ़ा दी। सुन रहे हो भाई मेरी बात? तो जनाबे वाला, अब यहां से एक चीज और देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये शॉर्ट रन बोला था सर आपने, देखो मैंने SRAS लिखा था, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या सर लॉन्ग रन का भी होता है? हाँ। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता है। मानते हो ना इस बात को भाई? भाई जैसे जैसे, सर जैसे जैसे इकोनॉमी में, जैसे जैसे इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अंदर जैसे जैसे बढ़ेगा क्या मेरे बच्चों, इकोनॉमी में जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा सर, कोई शुबा नहीं है इसमें। तो जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ता है इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अब
प्राइस बढ़ रही है, आउटपुट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। लेकिन इन सारी चीजों से आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुल्क के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है ना मेरे लाल, वो लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। हाँ, मुल्क के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते। सही है सर, बात तो सही कह रहे हो आप। भाई कोई दुनिया की इकोनॉमी ऐसी तो नहीं है ना जो बोले कि सर हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड, हम जितना चाहें उतना आउटपुट बना सकते हैं। नहीं सर, आपके आउटपुट को प्रोड्यूस करने की एक लिमिट है, क्योंकि आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आपके जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो उस लिमिट के इम्पैक्ट को सेट करते हैं। तो ये सप्लाई का कर्व तो पॉजिटिवली स्लोप है, और जैसे 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 प्राइस लेवल बढ़ता जा रहा है, सप्लाई भी मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सप्लाई भी क्या होती जा रही है सर? सर सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ रहा है सर, डेफिनेटली सप्लाई भी उसके हिसाब से बढ़ रही है। और जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती है, इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है तो एम्प्लॉयमेंट लेवल जनरेट हो जाता है। ठीक है सर, ये बात समझ में आने वाली है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसान है। लेकिन ये जो रेड कलर का अभी सर ने एक फॉर्मेशन डेवलप किया है, ये क्या चीज है? सर ये जो रेड कलर का फॉर्मेशन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है इकोनॉमी का फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बोला बॉस? मैंने कहा ये इकोनॉमी का है फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। सुन रहे हो? दोबारा बोलो सर। सर ये है इकोनॉमी का फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। सुन रहे? ये जो लेवल है ना, रेड वाला डॉट जो लगा है, इसको कहते हैं फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। ठीक है? और ये फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज है, इंक्लूडिंग वर्कफोर्स। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कफोर्स भी कह लो, या फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज भी कह लो। सुन रहे हो मेरी बात? तो ये वो लेवल है जहां पर इकोनॉमी अपने फुल इम्पैक्ट को इंटीमेट कर रही है। इससे ज्यादा आउटपुट बनाना इकोनॉमी के बस में नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये इकोनॉमी का फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल है। इससे ज्यादा आउटपुट बनाने के लिए रिसोर्स इकोनॉमी के पास अवेलेबल है ही नहीं मेरे बच्चों। ठीक है? तो अब जब हम नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पढ़ने जाएंगे, तो नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम को पढ़ाते वक्त जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये है मेरे दोस्तों, कि नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ के आ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बावजूद भी वो इफेक्टिव नहीं होता। इक्विलिब्रियम, सुन रहे हो? इक्विलिब्रियम रिस्टोर होने के बाद भी इफेक्टिव नहीं होता। तुमने ये नहीं पढ़ा? मिनिमम मैक्सिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा सर। प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर का कॉन्सेप्ट पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। भाई गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन करती है मार्केट में? सर जब गवर्नमेंट फेलियर, मार्केट फेलियर की तरफ जा रहा हो, इवन देयर इज एन इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, सो डेफिनेटली इसी तरीके से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई जब बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम रिस्टोर होगा। मगर ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन कर रहा है या नहीं कर रहा, ये इक्विलिब्रियम इफेक्टिव है या नहीं है, ये इक्विलिब्रियम डिजायरेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इट वुड बी अ सेकंड थॉट। ठीक है भाई? अब समझिएगा मेरी बात। तो ये जो रेड कलर से भाई ने बनाया है, ये रेड कलर वाला क्या है मेरे बेटा? सर ये रेड कलर से जो आपने बनाया, ये हमारा एल आर, दैट इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है सर जी। सुन रहे हैं? जो फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। अच्छा सर, अब आप क्या कर रहे हैं?
अच्छा, अब मैं इक्विलिब्रियम बना रहा हूं। क्या ख्याल है मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम बन गया? इक्विलिब्रियम बन गया सर, बन गया। कैसे बन गया भाई? एग्रीगेट डिमांड बराबर हो गई किसके? एग्रीगेट डिमांड बराबर हो गई किसके? एग्रीगेट सप्लाई के। हाँ। और सर, हमारा इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। लेकिन एक बात बताओ, जहां इक्विलिब्रियम बना है जहां इक्विलिब्रियम बना है वहां एम्प्लॉयमेंट लेवल कहां पर है? सर ये मार्केट के दो वेरिएबल है ना, एक एग्रीगेट डिमांड एक एग्रीगेट सप्लाई, बराबर तो हो गए इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे दोनों इक्वेट तो कर गए हैं सर। मगर सर, क्या ये इक्विलिब्रियम इफेक्टिव है? क्या ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट को रिटेन कर रहा है? जवाब है नहीं। जवाब है नहीं। कि सर ये इक्विलिब्रियम तो बन गया है, प्राइस लेवल पी नॉट है, जर्नल प्राइस लेवल पी नॉट है ना, पी नॉट प्राइस है। ठीक हो गया, ठीक है सर, पी नॉट प्राइस है, कोई मसला नहीं। अच्छा, पी नॉट प्राइस के साथ आउटपुट कहाँ है मेरा बेटा? आउटपुट कहाँ है? सर आउटपुट ये रहा। आउटपुट हमारा कहाँ है? आउटपुट ये रहा। इसको बोल दिया जनाबे वाला क्या? क्यू। क्यू नॉट। लेकिन एक बात बताओ, बल्कि क्यों नहीं लिखता हूँ, इसको वाई लिखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वाई फॉर इनकम, वाई नॉट। और ये इसके साथ जो रेड वाला था ना, मैंने इसके नीचे लिखा, इसके नीचे मैंने लिखा वाई एफ। सर ये वाई एफ क्या चीज है? वाई एफ स्टैंड फॉर फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल, full employment level. Even there is an equilibrium in the market, but still there is an unemployment. Still there is an unemployment. Equilibrium तो बन गया, लेकिन ये इफेक्टिव इक्विलिब्रियम नहीं है, बिकॉज इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। और हम ये पढ़ के आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल को रिटेन करना, जॉब्स को क्रिएट करना, फुल एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करना, इट वुड बी द प्राइमरी मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल ऑब्जेक्टिव। अब वो फिस्कल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव भी और मैक्रो ऑब्जेक्टिव भी है कि आप लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करेंगे थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। अब ये इक्विलिब्रियम तो बन रहा है, लेकिन ये इफेक्टिव इक्विलिब्रियम नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? बोलो भाई साहब, सुन रहे हो? तो सर ये हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया? सर ये तो आपने हमें बता दिया एक तरीके से, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम। सुन रहे हैं जनाब? सर ये नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम हो गया है। सही है जवानों, समझ में आ रही है मेरी बात? जी भाई। बिल्कुल सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, अब एक बात बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे रिटेन होगा? बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे रिटेन होगा? क्या करूं कि मैं वाई एफ पर चला जाऊं? क्या करूं कि मेरा इक्विलिब्रियम वाई एफ पर बन जाए? बोलो क्या करूं? सर डिमांड में शिफ्टिंग। क्या बात है हरमैन, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश बेटी, छा गई। सर हम एग्रीगेट डिमांड को चेंज करेंगे। अरे बाबा, एग्रीगेट डिमांड कैसे चेंज होगी?
वी मस्ट इम्प्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। हम डायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सर हम इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देंगे, इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। खुद देखो, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, इट विल शिफ्ट टू द राइट। जब वो राइट की तरफ शिफ्ट होगी, एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी, एडी नॉट से AD1, है ना। जब ये शिफ्ट होगी, खुद बताओ, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट लेवल बढ़ेगा कम होगा? एम्प्लॉयमेंट लेवल और आउटपुट लेवल बढ़ेगा कम होगा? सर डेफिनेटली ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगी, लेकिन हर एक इकोनॉमिक डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है सर? जब आप आउटपुट को बढ़ाओगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाओगे, तो आउटपुट तो बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ एक चीज और बढ़ जाएगी, साथ साथ एक चीज और बढ़ जाएगी सर। अरे वाह 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 भाई, वाह वाह वाह, बेहतरीन, शाबाश। और याद रखना, ये कोई मामूली प्राइस नहीं है, ये जर्नल प्राइस है, जर्नल। ये एवरेज प्राइस है भाई। महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं इसे। तो सर इट मींस कि अगर हमें इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्फ्लेशन है, तो हमें इन्फ्लेशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये किसी एक चीज की प्राइस नहीं है, ये जनरल इफेक्ट है। ओवरऑल प्राइसेस बढ़ेंगी, कोई एक चीज महंगी नहीं हुई है, ये जनरल प्राइस है भाई साहब। ये एवरेज प्राइस इंडेक्स है। ये पढ़ाएंगे भी सर आपको इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। CPI निकालना सिखाएंगे आपको, क्या नाम है हमारे मास भाई। भाई सुन रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैंने भी बताया था आपको पढ़ाते वक्त। चले भाई साहब, आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई इशू, कोई कंसर्न, कोई रिजर्वेशन तो पूछो, पूछो, बोलो सर बता दो। समझ में आ रहा है? भाई ईमानदारी से बताइए, बस ऐसे ही एवं ही सा समझ में आ रहा है, या अच्छे से समझ में आ रहा है? भाई प्रॉपर फीडबैक दो यार, कि नहीं सर समझ आ रहा है, एक एक चीज क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर नाउ इन अ गुड शेप, हम सब कुछ समझ पा रहे हैं अल्लाह की रहमत से। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अबे यार ये क्या हो गया? हाँ, मैं देखो, हाइपर इन्फ्लेशन इसे नहीं कहते हरमैन। हाइपर इन्फ्लेशन एक्सट्रीमली हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है व्हेन प्राइसेस आर नाउ सपोज टू बी 200% मोर देन द रियल प्राइसेस। 200-300% इंक्रीज हो जाएगी, तो थोड़ा देखो, बगैर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे किए बगैर मेरा बेटा कैसे कुछ हासिल करेंगे? दुनिया में यही तो एक लिमिटेशन है, रिसोर्सेज में कमी की वजह से। एक एक ये तो मसला तो दुनिया के साथ है ना, कि वी मस्ट हैव टू पे एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, अब इसमें एक तरीका एक इकोनॉमिस्ट ने बताया, जिस पर अभी हम बात करते हैं आपके साथ। वो इकोनॉमिस्ट ने, उनका नाम था जॉन मेयार्ड किनीज। जॉन मेयार्ड किनीज ने एक मॉडल डेवलप किया, और उन्होंने एक कहानी समझाई कि देखो भाई, एक तरीका है जिसकी वजह से या जिसकी मदद से आप इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, अप टू सम एक्सटेंट,
महंगाई को रोक तो नहीं सकते, लेकिन उसे अप टू सम एक्सटेंट किसी हद तक कंट्रोल करने की कोई प्रोबेबिलिटी डिजाइन हो सकती है। तो जॉन मेयार्ड किनीज ने, जो एक इकोनॉमिस्ट थे हमारे, उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया। उस मॉडल पे मैं और आप अब बात करने जा रहे हैं। उसे कहते हैं किनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। किनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला आप मॉडल पढ़ के आ रहे हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मॉडल है, जो फ्री मार्केट फोर्सेस पर रिलाय करते हैं कि भाई मार्केट की जो फोर्सेस हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई, दे आर फ्री। ठीक है। दीज फोर्सेस आर फ्री इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरिंग इम्पैक्ट। ये मार्केट में आजाद फोर्सेस हैं, और ये खुद जो है वो ऑटो एडजस्ट मैकेनिज्म पर चलती है। डिमांड और सप्लाई, अदर फैक्टर तो है जो चेंज करेंगे, लेकिन डिमांड सप्लाई अप टू सम एक्सटेंट किसी हद में आजाद है, और ये अपना डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। लेकिन किनीज कहता है कि नहीं जी, आप इन फोर्सेस को आजाद नहीं छोड़ेंगे, वरना तो मैनिपुलेशन शुरू हो जाएगी, और प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे। तो फिर सबने पूछा भाई क्या करें फिर। तो किनीज ने कहा कि भाई विथ नेसेसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मदद से आप प्राइस को रिस्ट्रिक्ट कर दें टिल फुल एम्प्लॉयमेंट। किनीज ने बोला कि भाई बता, सुनो भाई, देखो, देर इज नो शॉर्ट रन, नो लॉन्ग रन इन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। देर इज नो इधर शॉर्ट रन नॉर लॉन्ग रन। भाई एक ही सप्लाई का कर्व होगा। ये ड्रामेबाजी नहीं है, शॉर्ट रन का अलग, लॉन्ग रन का अलग नहीं होगा, हमारा सप्लाई एक ही होगा। और हम जो सप्लाई बनाएंगे वो स्टिकी प्राइस मॉडल पे रिलाय करेगा। क्या बोला सर आपने? वो स्टिकी प्राइस मॉडल पे रिलाय करेगा। अब नहीं बता, मैं इसको इससे बना। थोड़ा सा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा मुश्किल। कोई शेप है जैसा। ये बनाया सप्लाई कर। अब आप बोलो बॉस ये कैसा सप्लाई कर है? क्रीज ने बोला देखिए, विथ नेसेसरी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइस स्टे अलाइन और प्राइस स्टे रिमेन सेम अप टू द फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। जब तक इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रिट्रीव और रिक्वायर ना हो जाए, प्राइसेस में चेंज नहीं आना चाहिए। इसे किनीजियन ने नाम दिया स्टिकी प्राइस मॉडल। ये किनीज का एग्रीगेट सप्लाई कर्व था। किनीज ने कहा भाई देर इज नो शॉर्ट रन, नो नीदर लॉन्ग रन। ये सप्लाई है, इसमें शॉर्ट और लॉन्ग का कोई सीन नहीं है। प्राइसेस स्टे अलाइन। ठीक है, प्राइस स्टे अलाइन। ठीक है, प्राइस कब तक चेंज नहीं होगी? भाई साहब, प्राइस उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर ना कर ले। हाँ, जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, जब फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ आएगा सर? जहां से ये देख रहे हो, ये देखो, तुम खुद देखो, यहाँ प्राइस सेम है। ये तो थोड़ा कर्व सा हो गया, क्योंकि वो कर्व मेरे पास बनाने का कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक मिनट मेरा बेटा, एक
सुन रहे हो मेरे भाई? वैसे जब ये बनेगा ना तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी, ये ऐसे ना स्ट्रेट होगा, ये पैरेलल होगा, और फिर यहाँ से ऐसे कर्व होके ये ऊपर जाएगा। सुन रहे हो? ये वो, अब मेरे पास टूल नहीं है तो मैं बना देता, ये अभी वो पेंट पे बनाना पड़ेगा या फिर एडोब पे। यहाँ फिलहाल ये ऐसे ही बन रहा है। तो अब देखो इसमें क्या है कि भाई देखें, अब हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना शुरू किया, यानी कि ये एग्रीगेट डिमांड बनाना शुरू किया। सर ये हमारा पहला एग्रीगेट डिमांड था। इक्विलिब्रियम आ गया सर इस पॉइंट के ऊपर। अब इक्विलिब्रियम बन गया सर, बिल्कुल बन गया, लेकिन प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आया। आउटपुट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, बट प्राइसेस वुड रिमेन स्टे अलाइव। किनीस कहता था कि भाई ये कैसे मुमकिन होगा, लोगों ने बोला भाई कैसे मुमकिन है, हाउ इट वुड बी पॉसिबल। तो किनीस ने बोला बेटा जी ऐसे मुमकिन होगा कि आप गवर्नमेंट को इंटरवीन कराओ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बगैर ये काम मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी, मार्केट स्टेबलाइज करेगी, आप जनाब फिर आप बढ़ाओ एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के टूल्स आपके पास हैं, आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते रहें और जो है वो इंटीमेट होता रहेगा सिनेरियो। अब आप देखेंगे कि जब अब हम एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो सर अब हमारे मुल्क में, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन में चेंज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि स्टेट ने नेसेसरी इंगेजमेंट के साथ इन्फ्लेशन को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। और स्टेट चाहे तो ये काम कर सकती है, स्टेट के काबू में होती है ये चीज। सुन रहे हो मेरी बात? तो 80 नॉट से 81 तो आए हैं हम, 80 नॉट से 81 तो आए हैं हम। आउटपुट लेवल भी बढ़ा है सर, आउटपुट लेवल भी बढ़ा है सर। आउटपुट लेवल में चेंज आया है, बिल्कुल आया है, 120% आया है। आउटपुट लेवल पहले कहाँ था सर? पहले आउटपुट वाई नॉट पर था। कहाँ था सर? वाई नॉट, वाई नॉट पर था। अब कहाँ आ गया सर? अब वाई वन पर आ गया, वाई वन पर आ गया, मगर प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, वी आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम वाई एफ की तरफ बढ़ रहे हैं विदाउट इन्फ्लेशन। हाँ, वंस वंस देयर इज अ फुल एम्प्लॉयमेंट, जब पूरा एम्प्लॉयमेंट लेवल रिटेन हो जाएगा तब प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाए, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो प्राइस लेवल कब से बढ़ेगा सर? जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को रिटेन कर लेगी। बोलो अग्री? तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट रिटेन हो जाए तब प्राइसेस बढ़े तो कोई इशू नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो किनीज ये कहता था कि देखो भाई, जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो प्राइस को बढ़ाना ये अच्छा सिम्टम नहीं है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे और क्या करे, प्राइस को स्टिक कर दे। इसे उसने नाम दिया स्टिकी प्राइस मॉडल। किनीज किस पे बिलीव करता था? STICKY, स्टिकी प्राइस मॉडल। स्टिकी का मतलब चिपका हुआ, स्टिकी प्राइस मॉडल। तब तक ये नहीं चेंज होगा जब तक इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट को रिस्टोर और रिटेन नहीं कर लेती मेरे बच्चों। तो भाई समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, अब पिछले वाले ग्राफ में इसको भाई अब सुनना मेरी बात। नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कब बनेगा मेरे बेटा?
नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम कब बनेगा मेरे मोहतरम दोस्तों? तो सर नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम की बड़ी आसान सी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। क्या कंडीशन है सर? पहली तो एक बेसिक कंडीशन, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। भाई यही है ना कंडीशन, यही बुनियादी कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन से आगे एक चीज और बनी। इस कंडीशन के आगे इकोनॉमिस्ट ने एक और चीज बनाई। देखो ये तो हो गया कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है सर, आ जाएगा इक्विलिब्रियम जहां एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन इकोनॉमिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया यहां पर, उसको नाम दिया इफेक्टिव डिमांड। करा दिया है चले भाई आगे बढ़ू। तो अब इकोनॉमिस्ट ने कॉन्सेप्ट ये दिया कि देखिए भाई, एक है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। और बोला जो इफेक्टिव डिमांड होगी ना, वहां पे एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी एग्रीगेट सप्लाई के, बिल्कुल। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी होगी, दैट व्हाट इट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट। तो दो कंडीशंस इकोनॉमिस्ट के नजरिए से इफेक्टिव डिमांड को एंगेज करेंगी। एक तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, वो तो होनी चाहिए, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा जरूरी ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क फोर्स हो, तब बात इफेक्टिव होगी, अदरवाइज ये इनइफेक्टिव एंगेजमेंट। हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर ले आए, मगर इक्विलिब्रियम ही ना बने, नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम इसलिए ना बने कि हमारे इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं हो रहा, तो ऐसा इक्विलिब्रियम तो डिजायरेबल इक्विलिब्रियम ना हुआ ना फिर। तो फिर यहां से इफेक्टिव डिमांड को इंड्यूस किया गया कि देखो भाई, इक्विलिब्रियम तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिसाइड ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड फिनोमेना इज दैट कि इकोनॉमी मस्ट डिटरमाइन इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, उसके लिए फिर गवर्नमेंट प्लान बनाए, पॉलिसीज बनाए, इंगेज करे, रिक्वायर करे। दिस वुड बी द सिनेरियो टू बी इंगेज। सुन रहे हो मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूं तुम्हें? तो एक कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, एक इफेक्टिव डिमांड की कंडीशन है, दिस व्हाट इट इज हैज टू बी कैरी। बोलो मेरे दोस्तों, कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई मसला? चलो, ओके की रिपोर्ट है। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। 1.5 घंटे की क्लास हो गई है, काफी अल्हम्दुलिल्लाह। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को लैंड अप कर देंगे, खत्म हो जाएगा कल इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कोई जल्दबाजी तो नहीं लगी आपको इसको पढ़ने में? बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ा, बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ा, बिल्कुल इजी पढ़ा, कोई टेंशन नहीं, कोई कोई इशू नहीं, सब डन है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए भाई,
दुआओं में याद रखिए। अल्लाह मुझे, आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान के साथ रखें। अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्यूमेंट में भेज भी दे रहा हूँ आपको ना, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको भेज दे रहा हूँ। चलें, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।